अच्छा, यस सर, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम कर रहे हैं चार्ट रिवीजन फॉर द पर्पस ऑफ CACMA फाइनल्स, और आज हम लोग करने जा रहे हैं दी बिग टॉपिक कैपिटल गेन्स का रिवीजन। यस, इसके पहले भी हम लोगों ने PGBP और बड़े टॉपिक्स के रिवीजन किए हैं। आप CA विजय साडा प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और ये चार्ट बुक जो है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, तो ekatvam.academy.com से इसे ले सकते हैं। यस, चलिए फटाफट कैपिटल गेन का रिवीजन करते हैं। कैपिटल गेन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सेक्शन 45 कुछ बेसिक कंडीशन देता है। कैपिटल एसेट होना चाहिए, capital asset must be transferred, gain must arise, and such gain is not exempt. Yes, so there are four conditions in section 45. First, there must be capital asset must be transferred, gain must arise, and such gain is not exempt. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्या है। द कैपिटल एसेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14. द कैपिटल एसेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 to mean property of any kind connected to business, not connected to business, movable, immovable, tangible, intangible. Yes, and includes securities held by FII, and includes control and management with respect to an Indian company, and includes ULIP where the aggregate premium exceed 2,50,000 of a single policy or multiple policy. तो ये सारी चीजें क्या मानी जाएगी? कैपिटल एसेट मानी जाएगी। सो कम ऑन, वंस अगेन, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड connected or not connected to business, movable, immovable, tangible, intangible, and includes right in relation to an Indian company, securities held by FII, and ULIP, right, जिसका प्रीमियम कितने से ऊपर जा रहा होगा? 2,50,000 से ऊपर जा रहा होगा। हालांकि कुछ चीजें कैपिटल एसेट नहीं मानी जाती। चलो कम ऑन एवरीवन, क्या क्या चीजें कैपिटल एसेट नहीं मानी जाती? स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं माना जाता, पर्सनल इफेक्ट्स कैपिटल एसेट नहीं माना जाता, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया कैपिटल एसेट नहीं माना जाता, एंड नोटिफाइड बॉन्ड्स आपके क्या नहीं माने जाते? कैपिटल एसेट नहीं माने जाते। हालांकि पर्सनल इफेक्ट में कुछ चीजें एक्सक्लूजन है, मतलब ये सारी चीजें कैपिटल एसेट मानी जाएगी, एंड इनके ऊपर कैपिटल गेन जरूर आएगा। बताओ कौन सी चीजें? इसको याद रखने का तरीका था जड़पास। इसको याद रखने का तरीका क्या था बेटा? जड़पास, दैट इज ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट। ये हमेशा क्या माने जाएंगे? कैपिटल एसेट माने जाएंगे। तो मान लीजिए अगर आप अपनी पर्सनल गोल्ड रिंग सेल कर देते हैं, इवन दो इट इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, बट दे आर लायबल टू कैपिटल गेन्स। यस और नो? सो स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, एंड नोटिफाइड बॉन्ड्स आपके क्या नहीं माने जाते? कैपिटल एसेट नहीं माने जाते। यस, राइट, यानी इनके ऊपर कैपिटल गेन नहीं आएगा। बट व्हाट अबाउट अर्बन एग्रीकल्चर लैंड? यस, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज ए कैपिटल एसेट एंड लायबल टू कैपिटल गेन। तो सेक्शन 45 का पहला पॉइंट क्या था? कैपिटल एसेट होना चाहिए। ये कैपिटल एसेट क्या होना चाहिए बेटा? ट्रांसफर होना चाहिए। ये कैपिटल एसेट क्या होना चाहिए बेटा? ट्रांसफर। ट्रांसफर का डेफिनेशन आपको 2 सबसेक्शन 47 के अंदर में दिया हुआ है। एक बात याद रखिए, 214 247 दोनों भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाते। यस और नो? राइट, आपको डायरेक्ट कैपिटल गेन पूछा जाता है, पर समझना तो पड़ेगा। ट्रांसफर में क्या क्या आता है सर? सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। अगर कोई कैपिटल एसेट सेल होता है, एक्सचेंज होता है, या आप खुद होकर उसे छोड़ देते हैं, रिलिंक्विश कर देते हैं, या कोई अथॉरिटी आपसे एक्सटिंग्विश कर देती है उस राइट को, तो ये चारों ट्रांसफर माने जाएंगे। इसके बाद में रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, अगर जीरो कूपन बॉन्ड रिडम्ड होता है, ये भी क्या माना जाएगा? कैपिटल एसेट माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा। यस, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, अगर कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है तो ये भी ट्रांसफर माना जाएगा। अगर कोई लैंड कंपल्सरीली एक्वायर होती है तो ये भी क्या माना जाएगा? ट्रांसफर माना जाएगा। तो सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, compulsory acquisition, conversion of capital asset into stock in trade, maturity redemption of zero coupon bond, transaction in part performance of contract under transfer of property act, and any transaction of becoming member of cooperative society. So मान लीजिए अगर आप कोई मेंबर बन रहे हैं किसी हाउसिंग सोसाइटी के, तो टेक्निकली कोऑपरेटिव सोसाइटी उस प्रॉपर्टी की ओनर होती है, आप सिर्फ उसके मेंबर होते हो। तो अगर मान लीजिए आप अपनी मेंबरशिप भी किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो लाइबल टू कैपिटल गेन। यस, अच्छा जी, ट्रांसफर होने के बाद क्या होना चाहिए? सो देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर्ड, गेन मस्ट अराइज। गेन कितने प्रकार के होते हैं सर? 2 प्रकार के होते हैं। चार्ट के लेफ्ट साइड वाले पार्ट पे आ जाइए। गेन कितने प्रकार के होते हैं सर? 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको याद होगा पीरियड ऑफ होल्डिंग पे डिपेंड करता है। क्या पे डिपेंड करता है मालिक? पीरियड ऑफ होल्डिंग पे डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, राइट। फाइनेंशियल असेट कितने महीने से ज्यादा होल्ड करना है? फाइनेंशियल असेट 12 मंथ्स या उससे कम होल्ड किया, शॉर्ट टर्म। Special asset being unlisted property and immovable shares. Unlisted shares and immovable property. I stand corrected.
अनलिस्टेड शेयर्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्डेड फॉर 24 मंथ्स और लेस, और अदर असेट्स के लिए 36 मंथ्स और लेस। सो मान लीजिए अगर आपने फाइनेंशियल असेट 12 मंथ से ज्यादा होल्ड किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इमूवेबल प्रॉपर्टी अनलिस्टेड शेयर 24 मंथ से ज्यादा होल्ड किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कोई भी अदर असेट आपने 36 मंथ से ज्यादा होल्ड किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। याद आ रहा है आपको? यस। तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हम किस बेसिस पे डिपेंड करते हैं? पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे। अब आते हैं कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होगा। कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन सेक्शन 48 के अंदर में लिखा है, हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। तो गेन हम दो ही पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म, राइट। सबसे पहले आता है बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सबसे पहली चीज क्या आती है बेटा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से आप क्या माइनस करेंगे? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। क्या माइनस करेंगे बोलो? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। गेन अराइज होगा, दैट इज नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन में से शॉर्ट टर्म में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करोगे। लॉन्ग टर्म में से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करोगे। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में से आपको 4 ही एग्जम्पशन मिलेंगे। बी डी गा, लेडी गागा की बहन बी डी गागा, 54B, 54D, 54G, 54GA। चलो कम ऑन वंस अगेन, शॉर्ट टर्म में से कितने मिलेंगे? 4 ही मिलेंगे। लेडी गागा की बहन बी डी गागा, 54B, 54D, 54G, 54GA। 4 ही एग्जम्पशन मिलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से, सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से। पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से 54 टू 54 GB के सारे एग्जम्पशन मिलेंगे। पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से 54 टू 54 GB के सारे एग्जम्पशन आपको मिलेंगे। चेक कर लीजिए मालिक। यस सर। चलिए अब हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन में सबसे पहली चीज क्या थी बेटा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सबसे पहली चीज क्या थी बेटा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब ध्यान से सुनना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 3 अलग अलग सेक्शन के अंदर में लिखा है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इधर देखो, फॉर्मेट के अंदर का पहला वर्ड था बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 3 रादर, अब तो मैं कहूंगा अमेंडमेंट के बाद 4 सेक्शन में लिखा है। सबसे पहले लिखा है सेक्शन 48 में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे होगा। देख कॉमन सेंस लगा, कोई भी असेट जब तू सेल करेगा टेक्निकली तेरे को कंसिडरेशन 2 ही तरीके से मिल सकता है। ईदर यू गेट कंसिडरेशन इन कैश बैंक और यू गेट कंसिडरेशन इन काइंड। दीज आर द ओनली 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर, इन कैश और काइंड। और इन कैश काइंड में मिलेगा या तो तेरे को काय में मिलेगा, काइंड में मिलेगा। अगर तेरे को कैश में मिला यू टेक एक्चुअल, अगर तेरे को काइंड में मिला तो यू टेक फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट असेट, राइट। सो कंसिडरेशन कैन बी इन 2 पार्ट्स। कंसिडरेशन कैन बी इन 2 पार्ट, इधर दैट कैन बी इन कैश और इधर दैट कैन बी इन काइंड। इधर आइए, राइट यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखा हुआ है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन काय में मिल सकता है? इन कैश दिया, एक्चुअल लेने का, काइंड में दिया तो टेक फेयर मार्केट वैल्यू एज पर सेक्शन 50D। यू कैन टेक द फेयर मार्केट वैल्यू एज पर सेक्शन 50D। सो दैट वाज सेक्शन 48, बराबर। दूसरा, इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, in case of land and building full value of consideration shall be determined as per section 50C। section 50C के हिसाब से क्या किया जाएगा? full value of consideration determine किया जाएगा। so if land and building is sold, full value of consideration shall be determined as per section 50C। कम ऑन द नेक्स्ट पेज, सेक्शन 50C आपको देखने को मिल रहा है। सेक्शन 50C तभी एप्लीकेबल है व्हेन द असेट सोल्ड इज लैंड, बिल्डिंग और बोथ। क्या बोलता है सेक्शन? सेक्शन सेज दैट इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। याद आ रहा है? एल्स एक्चुअल कंसिडरेशन विल बी कंसिडरेशन। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किस दिन की लेनी है? जनरली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज टेकन। हालांकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट भी लिया जा सकता है अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट भी लिया जाता है अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। कंडीशन नंबर 1, कंसिडरेशन और पार्ट देयर ऑफ आपने डेट ऑफ अग्रीमेंट पे किया है एंड दैट कंसिडरेशन इज पेड बाय अकाउंट पे, चेक ड्राफ्ट, ECS और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। सो come on, section 50C in case of land and building says that if stamp duty value exceed 110% of consideration, stamp duty value will be full value of consideration, otherwise actual consideration will be consideration। point number 1। point number 2, stamp duty value कब की लेना है? stamp duty value as on the date of agreement can be taken if 2 conditions are satisfied। condition number 1, that
the payment is made as on the date of agreement, and that is made by account pay check draft, ECS or other electronic mode. Third, wherever there is a dispute regarding stamp duty value, wherever there is a dispute regarding stamp duty value, one may refer to valuation officer. One may refer to valuation officer. If the value determined by valuation officer exceeds stamp duty value, you must take stamp duty value as full value of consideration. If the value determined by valuation officer is lower than stamp duty value but higher than consideration, you must take valuation by wo as full value of consideration. If the value determined by wo is less than consideration, you must take actual consideration as full value of consideration. याद आ रहा है? बस इतना ही लिखा था इस सेक्शन 50C के अंदर में. चलो आओ देखते हैं. If value adopted by stamp value authority exceed 110% of consideration, then stamp duty value will be full value of consideration. Otherwise, actual consideration shall be taken. Yes. If value by wo is higher than stamp duty value, take stamp duty value. Lower than stamp duty value but higher than consideration, take value by wo. If it is lower than consideration, then you have to take consideration. Yes, generally stamp duty value as on the date of registration is considered, but as on the date of agreement can also be taken if it is paid by account pay check, draft, ECS or other electronic mode. Yes or no? Right? तो हम क्या कर रहे हैं सर? हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पढ़ रहे हैं. यस, सेक्शन 48 ने हमें एक वर्ड दिया था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. पहला फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेक्शन 48 के अंदर में जनरल एसेट्स के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकलेगा 50C के अंदर में. 50CA अनलिस्टेड शेयर्स के लिए, 50CA अनलिस्टेड शेयर्स के लिए. तो अनलिस्टेड शेयर्स के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकलेगा? सेक्शन 50CA कहता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर. तो इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शैल बी फेयर मार्केट वैल्यू. सो फेयर मार्केट वैल्यू एज डिटरमाइंड इन रूल 11 UAA, एज डिटरमाइंड इन रूल 11 UAA, रजिस्टर्ड वैल्यूअर का वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू अगर कंसिडरेशन से ऊपर है, फेयर मार्केट वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. सो इफ द फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड कंसिडरेशन, फेयर मार्केट वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. Yes or no? This section is applicable to all assessee including non-resident. This section is applicable whether you hold unlisted share as capital asset or stock in trade. This section is applicable on all kind of shares. Yes. So fair market value deemed to be full value of consideration if consideration is less than fair market value. Yes, the provision of this section shall not apply in case of transfer of movable property being unlisted share of a company, its subsidiary and subsidiary of such assessee, where tribunal has suspended the board of directors of the company or share of such company, subsidiary etc. has been transferred pursuant to a resolution plan approved by tribunal. तो ये सेक्शन 2 केस में एप्लीकेबल नहीं है. पहला, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या किया गया है सर? सस्पेंड किया गया है ट्रिब्यूनल द्वारा, या फिर उस कंपनी का सब्सिडरी या सब्सिडरी ऑफ सच कंपनी का रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया है एज पर ट्रिब्यूनल. तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है. मतलब उस केस में आपका एक्चुअल कंसिडरेशन ही कंसिडरेशन माना जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू आपका कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा. क्लियर है मालिक? राइट. अब इस साल दैट इज फाइनेंस एक्ट 23 से अमेंडमेंट आया है. 50AA नाम का एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है. 50AA नाम का एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है इन केस ऑफ मार्केट लिंक्ड डिबेंचर. इन केस ऑफ मार्केट लिंक्ड डिबेंचर, इधर आइए नेक्स्ट पेज पे. कंप्यूटेशन इन केस ऑफ मार्केट लिंक्ड डिबेंचर या स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स. तो ये जो सेक्शन है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? अगर आप ट्रांसफर करते हैं स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड या आप ट्रांसफर करते हैं मार्केट लिंक्ड डिबेंचर, तो आपका जो कैपिटल गेन है वो कंप्यूट कैसे किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल अमेंडमेंट आया है. प्लीज ध्यान से सुनिएगा. वेयर a unit of a specified mutual fund acquired or after 1/4/2023 a market linked debenture, the gain will always be short term. याद रखिएगा इस सेक्शन के अंदर में अगर आप मार्केट लिंक डिबेंचर ट्रांसफर कर रहे हैं या स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो नेचर ऑफ गेन जो रहेगा बेटा ये हमेशा क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म. और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या रहेगा? जो भी आपका मैच्योरिटी वैल्यू या रिडम्पशन वैल्यू हो. तो मैच्योरिटी वैल्यू या रिडम्पशन वैल्यू आपका क्या माना जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा. और जो नेचर ऑफ गेन रहेगा ये हमेशा क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म रहेगा. वी ऑल नो
जब भी हम कोई शेयर्स या यूनिट ट्रांसफर करते हैं, एसटीटी पेड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन एज पर द 7th प्रोविजो टू सेक्शन 48। तो 7th प्रोविजो टू सेक्शन 48 के हिसाब से आपको एसटीटी का डिडक्शन वैसे ही नहीं मिलता, चाहे आप शेयर ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे आप यूनिट ट्रांसफर कर रहे हो, नहीं मिलता मालिक, तो आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो भैया मार्केट लिंक डिवेंचर का डेफिनेशन दिया है, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन। यहां स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन बिल्कुल पढ़ के जाना। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड मींस ऐसा म्यूचुअल फंड जिसने 35% से ज्यादा इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया हो। तो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड मींस अ म्यूचुअल फंड वेयर नॉट मोर देन 35% ऑफ द टोटल प्रोसीड्स इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी। तो हम उसी को क्या कहेंगे, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। तो चलो 50AA एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड ट्रांसफर हो रहा है या मार्केट लिंक डिवेंचर ट्रांसफर हो रहा है, नेचर ऑफ गेन को हमेशा क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म। तो अब ध्यान से सुनिएगा, डेप्रिसिएबल एसेट एंड मार्केट लिंक डिवेंचर जब भी ट्रांसफर होगा, नेचर ऑफ गेन हमेशा क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म। यहां फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या पकड़ना है, अमाउंट रिसीव्ड या रिडम्पशन वैल्यू। अमाउंट रिसीव्ड या रिडम्पशन वैल्यू आपका क्या पकड़ना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पकड़ना है। क्लियर है मालिक? यस। तो कैपिटल गेन की शुरुआत होती है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने सेक्शन में लिखा है, 4, 48, 50C, 50CA एंड 50AA। ये 4 सेक्शन के अंदर में लिखा है। समझ में आ रहा है? एक बार चेक कर लो। डन है मालिक? चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम देखते हैं दूसरी चीज क्या थी। फॉर्मेट में हमारी दूसरी चीज थी एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। कम ऑन, लेट्स गो टू एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। मैं आपको बता दूं, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर इज अलाउड एज डिडक्शन। यस, जो आपका एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है, इट इज अलाउड एज डिडक्शन। आपको नेक्स्ट पेज पे दिख जाएगा या आपके चार्ट में दिख जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, बेचने के वक्त के जो भी खर्चे हैं, इट इज अलाउड एज डिडक्शन, राइट। सिर्फ एक चीज याद रखना है, एसटीटी पेड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, 7th प्रोविजो टू सेक्शन 48। यस, ये एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर दो तरीके से दिए जा सकते हैं प्रॉब्लम में, या तो कैश देंगे या तो परसेंटेज में देंगे। कैश दिया तो उतना वैल्यू ले लेने का, परसेंटेज दिया तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का परसेंटेज नहीं लेने का है, एक्चुअल कंसिडरेशन का परसेंटेज लेने का है। चलो कम ऑन, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर इज अलाउड एज डिडक्शन। परसेंटेज में दिया तो कंसिडरेशन का परसेंटेज लेना है, ना कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का परसेंटेज लेना है। बराबर है? एसटीटी जो आप पे कर रहे हैं सिक्योरिटीज के ऊपर, इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। 3 पॉइंट याद रख लोगे, काम हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर इज अलाउड एज डिडक्शन। कैश में दिया तो एक्चुअल, परसेंटेज में दिया तो टेक परसेंटेज ऑफ सेल कंसिडरेशन, नॉट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। एसटीटी इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। क्लियर है मालिक? चलिए फॉर्मेट में वापस आइए। सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वी हैव डन, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर वी हैव डन। तीसरी चीज आती है नेट कंसिडरेशन, ऑटोमेटिकली निकलेगा। फिर आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। चलो कम ऑन, कॉस्ट आता है आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बराबर है? पेज अगर आप देखेंगे 31 पे आपको दिखेगा एक पूरा का पूरा चार्ट बना हुआ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जो चार्ट है ये बहुत बड़ा है, सेक्शन 49 एंड 55 दोनों भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इसमें के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ही है जो आपको याद रखने हैं। चलिए याद दिला देता हूं। देखिए अगर मेरे पास असेट है तो लॉजिकली ये असेट मेरे पास दो ही तरीके से आ सकते हैं, या तो मैंने इसे एक्वायर किया है, या मुझे गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, अमलगमेशन या अदर बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में असेट मिला होगा। डू यू अग्री? राइट, लेट अस अंडरस्टैंड ना। अगर विजय के पास ये असेट है तो विजय के पास ये असेट कैसे आया होगा, या तो विजय ने इसे परचेज किया है डूड, या तो विजय को गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में मिला होगा। यही दो एस्पेक्ट पॉसिबल है। बराबर है? अगर ध्यान से सुनना, विजय ने असेट परचेज किया है, इसका कॉस्ट क्या पकड़ा जाएगा? सबसे पहले डेट देखो कब परचेज किया है, प्रायर टू 1/4/2001 और आफ्टर 1/4/2001। ये हम 1/4/2001 क्यों कर रहे हैं, याद करके देख, क्योंकि पूरा इंडेक्सेशन यहां से रीअरेंज किया था अरुण जेटली सर ने। तो चल वापस से बात करते हैं। इफ द असेट इज परचेज प्रायर टू 2001, यू हैव ऑप्शन टू टेक कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। You take cost or fair market value whichever is higher. So if the asset is acquired prior to 2001, you take cost or fair market value whichever is higher. If the asset is acquired after 2001, fair market value is not available, you take actual cost of acquisition as cost of acquisition. Yes or no? Actual cost of acquisition is cost of acquisition. बराबर है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं व्हाट अबाउट असेट इज रिसीव्ड अंडर गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, अमलगमेशन या बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। अगर असेट गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में मिला होगा, अगेन हमें वही चेक करना है, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। बराबर है? प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले लिया या प्रीवियस ओनर ने 2001 के बाद लिया। इफ प्रीवियस ओनर इज एक्वायर्ड प्रायर टू 2001, cost to previous owner or fair market value as on 1/4/2001 whichever is higher. If previous owner is acquired after 2001, you take cost to previous owner actually. Yes, this is always given in the problem, you just put the value and get the answer.
इसके बाद हम बात करते हैं शेयर्स के ऊपर, बराबर है। शेयर्स कितने प्रकार से आ सकते हैं? पहला हो सकता है ओरिजिनल शेयर्स, तो एक्चुअली जितने में एक्वायर किया था वो। क्या शेयर अगर हमने 2001 से पहले लिया, फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, यस यू कैन टेक फेयर मार्केट वैल्यू। और फिर आता है दूसरा राइट शेयर। राइट शेयर आप एक्वायर करते हो तो जितने में एक्वायर किया अमाउंट पेड वही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। तीसरा आता है बेटा बोनस। बोनस 2001 से पहले लिया तो यू टेक फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि कॉस्ट जीरो ही होगी, तो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। तो अगर बोनस आपको 2001 से पहले मिला है ऑब्वियसली फेयर मार्केट वैल्यू विल बी हायर। अगर बोनस 2001 के बाद मिला है तो बोनस शेयर का कॉस्ट क्या पकड़ना पड़ता है? नील, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वेट इक्विटी शेयर। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अगर स्वेट इक्विटी शेयर दिया तो लॉजिकली एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी में टैक्स हुआ होगा एज परक्विजिट, तो जो वैल्यू आपने परक्विजिट कैलकुलेशन के लिए लिया था वो कैपिटल गेन के लिए क्या मानी जाएगी? कॉस्ट। अब आप कहेंगे सर इसमें सैलरी भी आ गया, कैपिटल गेन भी आ गया। मेरी बात बड़ा ध्यान से सुनना, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, पहले तो सैलरी है, फिर एम्प्लॉय ने उसको सेल कर दिया, देयर इज अ कैपिटल गेन। समझ में आया? अब एम्प्लॉयर ने जब एम्प्लॉय को दिया होगा परक्विजिट बोल करके टैक्स हुआ होगा उसका फेयर मार्केट वैल्यू। अब ये जब आप सेल कर रहे हैं यही फेयर मार्केट वैल्यू आपके लिए क्या बन जाएगा? कॉस्ट, इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो जो फेयर मार्केट वैल्यू आपने लिया है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परक्विजिट, यही आपके लिए क्या माना जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यस। फिर हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में इफ हम जनरली क्या लेते हैं, अगर एसेट 2001 से पहले परचेज किया है तो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर लेते हैं। लेकिन अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 is available, fair market value cannot exceed stamp duty value. If stamp duty value as on 1/4/2001 is available, fair market value cannot exceed stamp duty value. याद रखिएगा, right? So if fair market value as on 1/4/2001 cannot exceed stamp duty value as on 1/4/2001. क्लियर है? मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिली है, आप इसको क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। चलिए पूरा ट्रांजैक्शन समझते हैं। अगर मुझे प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली होगी तो 56/10 में मेरे हाथ में गिफ्ट बोल के टैक्स हुई होगी। अज्यूमिंग आई एम नॉट रिलेटिव, मेरे हाथ में टैक्स हुई होगी। जब मैं इस प्रॉपर्टी को बेचूंगा तो मेरे लिए कॉस्ट क्या मानी जाएगी? वही वैल्यू जो मैंने गिफ्ट बोल करके टैक्स की है, वही वैल्यू जो मेरा गिफ्ट बोल के टैक्स हुआ है, इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। तो सेक्शन 49(4) बोलता है वैल्यू कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 56/10, यही हमारे लिए क्या मानी जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। यस। नेक्स्ट आता है बेटा 112A, तो ये हम आगे जाके देखेंगे। ये था हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी इधर आइए सर, व्हाट अबाउट इनटेंजिबल एसेट्स? इनटेंजिबल एसेट्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? अब चार्ट के राइट साइड में देखेंगे तो आपको दिखेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस ऑफ इंटेंजिबल्स। सबसे पहले इंटेंजिबल्स में क्या क्या आता है? गुडविल ऑफ बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर, ट्रेडमार्क, टेनेंसी राइट, रूट परमिट, लूमार्स, ये आपके इंटेंजिबल्स होते हैं। इंटेंजिबल्स अगर सेल्फ जनरेटेड है तो इसकी वैल्यू क्या पकड़ेंगे? नील। चलो कम ऑन वंस अगेन, इंटेंजिबल्स अगर सेल्फ जनरेटेड है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या पकड़ी जाएगी? नील। इंटेंजिबल्स अगर परचेज इंटेंजिबल्स है तो इसकी एक्चुअल परचेज प्राइस लेंगे। सर अगर यही इंटेंजिबल प्रायर टू 2001 लिया है तो इवन दो द इंटेंजिबल इज टेकन प्रायर टू 2001, actual cost of acquisition is only taken. Actual cost of acquisition is only taken. So benefit of fair market value as on 1/4/2001 is not available in case of these asset. Yes, तो इंटेंजिबल 2001 से पहले लिया, 2001 के बाद लिया, आपका एक्चुअल कॉस्ट ही लेना है अगर वो परचेज किया होगा तो। राइट। बीसी श्रीनिवासा शेट्टी का केस है, कैपिटल गेन नहीं आ सकता ऑन गुडविल ऑफ सेल ऑफ प्रोफेशन। तो गुडविल ऑफ सेल ऑफ प्रोफेशन के ऊपर कैपिटल गेन नहीं आएगा। ये बीसी श्रीनिवासा शेट्टी का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। क्लियर है प्रभु? चलो वापस आते हैं, इधर आइए। यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहाँ लिखा था? सेक्शन 49 एंड 55 में लिखा था। वी हैव डन। फॉर्मेट में वापस चलते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वी हैव डन, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर वी हैव डन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वी हैव डन। कम ऑन, लेट्स मूव टू कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। यस, लेट्स मूव टू कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस। ये जो चार्ट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाएंगे मालिक। राइट। ये रेगुलर बच्चे जो है उनको ये चार्ट मिला ही होगा, जिन्होंने फास्ट ट्रैक लिया होगा उनको भी ये चार्ट जरूर मिला होगा। नहीं तो आप जा सकते हैं ekatwamacademy.com, वहाँ पे बुक्स का एक सेक्शन है, वहाँ से मंगा सकते हैं, या आप हमारे नियरेस्ट पार्टनर से भी कॉल करके डीटी के चार्ट्स मंगा सकते हैं। मात्र 80 पेजेस के अंदर में इसमें पूरा डीटी एंड इंटरनेशनल कवर है। और उम्मीद करता हूँ कि आप क्या कर रहे होंगे? चार्ट रिवीजन देख रहे होंगे और आप अपने दोस्तों को भी टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड अदर चीज़ों पे फॉरवर्ड करेंगे ताकि फटाफट ये क्विक रिवीजन देख पाए। यस और नो? राइट। चलिए
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बाद आता है बेटा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर. पेज नंबर 31 पे दिख जाएगा आपको. कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर ऑन द एसेट. यस, तो जो आपका कैपिटल एसेट है इसके ऊपर अगर हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट प्रायर टू 2001 अगर किया है तो इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता. आपको इसको वैसे ही इग्नोर करना है जैसे आप अपनी एक्स को इग्नोर करते हो. तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डन प्रायर टू 2001 टोटली क्या किया जाएगा? इग्नोर. कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डन आफ्टर 2001 ईदर बाय एसएससी और बाय प्रीवियस ओनर दोनों का डिडक्शन मिल जाएगा. यस, ईदर बाय एसएससी और बाय प्रीवियस ओनर दोनों का क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा. So any improvement done before 2001 shall be ignored while computing capital gain. Yes, cost of improvement may be incurred either by SSC और previous owner after 2001 है, आपको completely मिल जाएगा. Cost of improvement nil पकड़ा जाएगा 3 assets के लिए. 3 assets के लिए cost of improvement nil पकड़ा जाएगा. Goodwill of business इसका cost of improvement हमेशा nil पकड़ा जाएगा. Right to manufacture, produce और process इसका भी cost of improvement nil पकड़ा जाएगा. Right to carry on business का भी cost of improvement क्या पकड़ा जाएगा? nil पकड़ा जाएगा. तो याद रखिएगा, improvement अगर 2001 के बाद की है तो ही डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो डिडक्शन मिलने वाला नहीं है. यस, चलो बेटे, हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डन, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर डन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डन. यहां तक के हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए पूरे एलिजिबल हो गए. इसको कहते हैं बेटा इंटरलिंकिंग. पूरा फास्ट ट्रैक मैंने फ्री डाला है सीए फाइनल का. 35 लेक्चर्स के अंदर में पूरा डीटी कवर्ड है. इन्हीं को अगर डिटेल्ड में समझना है, बहुत डीप में समझना है, पूरा फास्ट ट्रैक फ्री है. जाकर के फास्ट ट्रैक देख लेना. टॉपिक वाइज प्रॉब्लम भी सॉल्व कराए हैं, जाकर के देख लो, मजा आ जाएगा. तुम बोलोगे भाई साहब फुल रिस्पेक्ट. आते हैं लॉन्ग टर्म के ऊपर. लॉन्ग टर्म में देख, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वी हैव डन, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर वी हैव डन, एंड इंडेक्स नेट कंसिडरेशन आ जाएगा. नेक्स्ट कंसिडरेशन में से क्या माइनस करेंगे? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका कवर होता है सर सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48. पेज नंबर 31 पे आइए. सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 यहां पे लिखा हुआ है. हमारे को चार्ट में क्या करना था? कम करना था. जो जहां मिला वहां पे डाला, सो दैट आपका स्पेस एक पेज पढ़ने का जो एस्पेक्ट है ये कम हो जाए. चाहते तो लाइन से भी डाल देते, लेकिन फिर पेज कम नहीं होते, पेज बढ़ जाते. तो कम पेज में पूरा कंटेंट बैठाना है, इसलिए ये किया गया है. तो थोड़ा पेज ही पलटना पड़ेगा, डरना मत. आ जाओ भैया. सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 इंडेक्सेशन की बात करता है. मतलब अगर असेट लॉन्ग टर्म नेचर का रहा तो कॉस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स करना पड़ेगा. बराबर है. अब हमें इंडेक्स किसको करना है? कॉस्ट को. तो आपको सेक्शन 49 याद होना चाहिए इंडेक्स करते वक्त, सेक्शन 49 एंड 55 के हिसाब से. तो आपको क्या याद होना चाहिए भैया? कॉस्ट याद होनी चाहिए इंडेक्स के हिसाब से, तभी काम बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा प्रभु. चलो, अब असेट या तो आप परचेज कर सकते हो. चलो वापस से वही सीक्वेंस पे आ जाओ. या तो असेट विजय ने परचेज किया होगा, या विजय को गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, अमलगमेशन, डीमर्जर, अदर बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में मिला होगा. बराबर है कि नहीं है? अगर असेट विजय ने परचेज किया है, दो बातें हो सकती थी, प्रायर टू 2001, आफ्टर 2001. बराबर है. इंडेक्सेशन भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा. क्यों? क्योंकि असेट का कॉस्ट चेंज होगा तो उसका इंडेक्सेशन भी बदलेगा. व्हाट इज द इंडेक्स फॉर्मूला? अगर असेट 2001 से पहले लिया, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर लेते हैं हम लोग से. यस, राइट. cost or fair market value whichever is higher into CII for the year of transfer. CII is cost inflation index. CII for the year of transfer. आपको याद होगा एक पूरा इंडेक्स टेबल मिलता है. आपके लिए ये इंडेक्स टेबल भी इसी टेबल में ला करके रखा है. आप लोगों के अटेम्प्ट के लिए इंडेक्स का नंबर है 348. आप लोगों के लिए इंडेक्स का नंबर है बेटा 348. याद रखना, आपको ये पर ईयर वाइज इंडेक्स टेबल याद नहीं रखने, दो ही आपको याद रखने हैं. असेट अगर 2001 से पहले लिया है तो 100 का बेस इंडेक्स पकड़ना, और करंट ईयर के लिए 348. विषय खत्म. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस. असेट अगर 2001 के बाद लिया है तो आप लेंगे कॉस्ट, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू का तो ऑप्शन ही नहीं है. तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन. क्लियर है मालिक? राइट. दूसरा सिचुएशन क्या पॉसिबल है? असेट गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस में मिल सकता है. बोलो हाँ. दूसरा सिचुएशन यही पॉसिबल है. राइट. अगर असेट गिफ्ट में मिला है, सिचुएशंस क्या हो सकती है जरा सोच के देख. सिचुएशंस क्या हो सकती है? प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले लिया, मुझे भी 2001 के पहले दिया. सिचुएशन नंबर 1, प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले लिया, मुझे भी 2001 से पहले दिया. अब क्योंकि होल ट्रांजैक्शन 2001 से पहले है, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज हायर इनटू CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर.
डिवाइडेड बाय 100। अगर असेट 2001 से पहले लिया, बेस इंडेक्स क्या पकड़ेंगे बेटा 100, याद आ रहा है तुमको, राइट। दूसरा, ऐसा सिचुएशन भी पॉसिबल है, प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले लिया और मुझे 2001 के बाद दिया, ये भी सिचुएशन पॉसिबल है ना, क्योंकि परचेज 2001 से पहले हुआ है। कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विचएवर इज हायर इनटू सीआईआई फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय सीआईआई फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन। क्लियर है। तीसरा सिचुएशन एक और पॉसिबल है, प्रीवियस ओनर ने 2001 के बाद लिया और मुझे भी 2001 के बाद दिया, अब फेयर मार्केट वैल्यू ऑप्शन हट जाएगा, तो सिंपली कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर इनटू CII for the year of transfer divided by CII for the year of first held by assessee। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों केस जो लास्ट के थे, राइट, जहां पे प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले लिया, मुझे 2001 के बाद दिया, या प्रीवियस ओनर ने भी 2001 के बाद लिया और मुझे भी 2001 के बाद दिया, इन दोनों केसेस में लॉ यहां पे लिखता है CII for the year of first held by assessee। चलिए इसे विस्तार से समझाता हूं। मान लीजिए प्रीवियस ओनर ने, दैट इज मेरे डैड ने, असेट 2002 में ली, बराबर है, मुझे 2012 में दी, एंड आई एम सेलिंग इट इन 2023। CII कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में मेरे डैड ने ली होगी इनटू CII फॉर ऑफ ट्रांसफर 348 दैट इज करंट ईयर डिवाइडेड बाय फर्स्ट हेल्ड बाय असेसी। असेसी कौन है? मैं। मेरे डैड कौन हो गए? प्रीवियस ओनर। तो लॉ कह रहा है CII कब का लो? 2012। लॉ कह रहा है CII कब का लो? 2012 दैट इज 2012। टू दिस मंजूला शाह ऑब्जेक्टेड इन बॉम्बे हाई कोर्ट। To this, Manjula Shah objected in Bombay High Court. Manjula Shah says that when you are taking cost as cost to previous owner, holding period as holding period to previous owner, indexation should also be given from the date of previous owner, that is that of which है 2002 से बेनिफिट देना चाहिए इंडेक्सेशन का, ना कि 2012 से। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम 2 बार सॉल्व करते हैं। मॉड्यूल ने भी इन क्वेश्चंस को 2 बार सॉल्व किया है, हमने क्लास में फास्ट ट्रैक में भी इन प्रॉब्लम्स को 2 बार सॉल्व किया हुआ है कि भैया मंजूला शाह वर्सेस CIT बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट सेज अगर कॉस्ट एंड होल्डिंग पीरियड अगर हम प्रीवियस ओनर का ले रहे हैं, CII शुड बी बेस्ड ऑन द ईयर इन विच प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड द असेट एंड नॉट द ईयर इन विच असेसी बिकेम्स द ओनर। समझ में आया बेटा सभी को? एवरीबॉडी। फिर आ जाते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तुरंत उसी के नीचे है, ध्यान से समझिएगा। इंप्रूवमेंट 2001 के पहले किया उसको तो हम इग्नोर करेंगे, हमारी एक्स के जैसे, याद है तुम्हें, राइट। 2001 से पहले का कोई भी इंप्रूवमेंट किया हमें उसे तो इग्नोर करना है। 2001 के बाद वाले इंप्रूवमेंट की बात हम यहाँ कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे वो इंप्रूवमेंट कर रहे हैं जो आफ्टर 2001 है। हम यहाँ पे वो इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं जो आफ्टर 2001 है, बराबर है। सो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, यही फॉर्मूला होगा। यस, आ जाओ यहां तक के चेक करो, आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल चुका होगा। आई होप इट इज डन सर। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं, एग्जम्पशंस फ्रॉम कैपिटल गेन, क्योंकि अब कैपिटल गेन के एग्जम्पशंस पढ़ने की बारी आ चुकी है। यस, तो चलो सबसे पहले चलते हैं एग्जम्पशंस फ्रॉम कैपिटल गेन के ऊपर। मालिक कैपिटल गेन के अगर मैं एग्जम्पशन की बात करूं तो यहाँ पे कैपिटल गेन में 2 तरीके के एग्जम्पशन मिलते हैं, एक है इनकम बेस्ड एग्जम्पशन और दूसरे है इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जम्पशन। यस और नो? एक है इनकम बेस्ड एग्जम्पशन और दूसरे है बेटा इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जम्पशन, और ये सारे के सारे आपको दिए हुए हैं कुछ सेक्शन 10 की सीरीज के अंदर में और कुछ सेक्शन 54 की सीरीज में। तो जो इनकम बेस्ड डिडक्शन है मैं वो भी बात कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पे चार्ट में हमने उसको पर्पसली नहीं लाया क्योंकि कंटेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, राइट, बट फिर भी 2 ही चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लिख दीजिए, पेज नंबर 32 पे जगह खाली है, तो 2 ही चीज़ है उसको आप लिख दीजिए। पहला है 1034A, अगर बायबैक ऑन शेयर्स, राइट, अमाउंट रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर इज एग्जाम्ड। अगर शेयर होल्डर को बायबैक के ऊपर कुछ अमाउंट मिलती है तो ये शेयर होल्डर के हाथ में एग्जाम्प्ट है एज पर सेक्शन 1034A। हमने टैक्सेशन ऑफ बायबैक का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, प्लीज जाके देखिएगा, क्रॉस रेफरेंस दिया है मैंने, ठीक है। दूसरा है बेटा 1043 रिवर्स मॉर्गेज स्कीम,
क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। ये देखिए ये सेक्शन 47 में यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन को रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंदर में कोई लमसम अमाउंट मिलता है या एन्यूटी मिलती है तो ये टोटली क्या है बेटा? एग्जम्प्ट है। तो रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंदर में लमसम अमाउंट मिले या एन्यूटी मिले ये टोटली एग्जम्प्ट है। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख लो, 1037A ये बोलता है बेटा अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कंपल्सरीली एक्वायर्ड। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपल्सरीली अगर एक्वायर होती है तो जो कंपनसेशन होता है ये फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। सो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड अगर कंपल्सरीली एक्वायर होती है तो ये पूरा का पूरा क्या होता है बेटा? एग्जम्प्ट होता है। यस और नो? ये हो गए इनकम बेस्ड एग्जम्पशन, मतलब इस तरह की कोई इनकम मिली, राइट, तो यही क्या है? एग्जम्प्ट। इनकम बेस्ड एग्जम्पशन है ये। अच्छा कौन सा? एक बार फटाफट रिपीट कर लो। बायबैक में अगर शेयर होल्डर को कुछ मिला टोटली एग्जम्प्ट, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में कुछ मिला टोटली एग्जम्प्ट, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपल्सरीली एक्वायर हुई टोटली एग्जम्प्ट। वापस से रिपीट करवा दूं, सेक्शन नंबर याद करना जरूरी नहीं है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जम्पशन। अब आते हैं कौन से बेटा? इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जम्पशन। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, इस सेक्शन के अंदर में 54 पूछा जाता है, 54EC पूछा जाता है, 54F पूछा जाता है। ये तीन सेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, अदर सेक्शन इतने रिलेवेंट नहीं है, राइट। तो बहुत हो गया, तो 54G भी चौथा पूछ लेगा, उससे अलावा आपको पूछा जाता नहीं। तो चार सेक्शन है जो मुख्य तौर पे आपको पूछे जाते हैं, 54, 54EC, 54F, 54GB, ये चार मेन कैटेगरी है। फिर आती है दूसरी कैटेगरी जो शायद पूछी जा सकती है, वो बनता है 54B और 54G, राइट। और दो तो कंफर्म ही नहीं पूछता, वो है 54D और 54GA, ये तो कंफर्म ही नहीं पूछता। तो ये भी इसका ABC एनालिसिस है। ABC एनालिसिस से याद आया, आपके अटेम्प्ट के लिए ABC एनालिसिस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, देखना बिल्कुल मत भूलना ताकि आप एक स्मार्ट स्टडी कर सको। चलिए आते हैं सेक्शन 54 के ऊपर। 54 क्या बोलता है? सेक्शन एप्लीकेबल है ओनली टू इंडिविजुअल एंड HUF। सेल क्या करना है? आप सेल करेंगे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, बराबर है। बदले में क्या लेना है? वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। मतलब आप बेचो कितनी भी इररिलेवेंट, यू हैव टू टेक वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। You have to take one residential house property in India. Instead of one, you can also take two. Once in a lifetime, if the capital gain does not exceed 2 करोड़। तो एक के जगह आप दो घर भी ले सकते हो अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए के ऊपर नहीं जा रहा, और ऐसा कोई बेनिफिट आप सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम ले पाओगे। यस अच्छा जी, तो क्या करना है? इंडिविजुअल HUF होगा। बेचना क्या है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। लेना क्या है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कितनी? एक, दैट टू इन इंडिया। एक के जगह दो भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम ये बेनिफिट होगा। ठीक है सर, क्या करना है? घर परचेस कर सकते हैं, बिल्कुल परचेस कर सकते हो। कब तक परचेस कर सकते हो नया घर? 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर अगर परचेस किया उसका भी एग्जम्पशन मिलेगा, 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर किया है उसका भी एग्जम्पशन मिल जाएगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर्स। कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर्स। सर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो कितना एग्जम्पशन मिलेगा? अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर का एग्जम्पशन मिलेगा। अमेंडमेंट, बट द ओवरऑल कैपिटल गेन एग्जम्पशन अंडर दिस सेक्शन शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़। इस साल से एक अमेंडमेंट आया है, ओवरऑल एग्जम्पशन अंडर 54 शैल नॉट एक्सीड 10 करोड़। यस तो यहाँ पे देख लीजिए, हाउएवर 10 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये जो 10 करोड़ है इंक्लूडिंग द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम कंपोनेंट है। अब ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम क्या है? अब देखिए आपके पास टाइम लिमिट लिखा है, 1 ईयर बिफोर आप परचेस कर सकते हो या 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर भी करते हो। तो जस्ट इन केस यू फील लाइक यार मैं 2 साल बाद प्रॉपर्टी परचेस करूंगा, तब तक ये पैसा आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर में डिपॉजिट रखना पड़ेगा। तब तक ये पैसा आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर में क्या रखना पड़ेगा बेटा? डिपॉजिट रखना पड़ेगा। और ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जो पैसा आप डिपॉजिट रखेंगे, ये रिटर्न भरने के पहले ही आपको डिपॉजिट करना होगा। ये रिटर्न भरने के पहले ही आपको क्या करना होगा? डिपॉजिट। चलिए कुछ बातें और डिस्कस कर लेते हैं। क्या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है? यस मिलता है। क्या वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है? यस टैक्सेबल होता है। कौन से हेड में टैक्सेबल होता है? IFOs में टैक्सेबल होता है। जब वो इंटरेस्ट मिलता रहेगा क्या बैंक TDS काटेगा? यस। 194A में अगर इंटरेस्ट 40,000 या सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ऊपर जा रहा होगा तो। पूरा कंटेंट समझ में आ गया? चलो, तो बेचना क्या है? असेसी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल HUF। बेचना क्या है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या लेना है? 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। एक की जगह 2 भी चलेगा अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कितना एग्जम्पशन मिलेगा? अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर का एग्जम्पशन मिलेगा।
पर maximum exemption in this section including the amount deposited in capital gain should not exceed 10 crore, should not exceed 10 crore. Is that done? राइट अब जो नया असेट होल्ड किया है आपने, वैसे एक और बात याद दिला दूं, नया असेट जो आपने होल्ड किया है उसको एटलीस्ट 3 साल तक के होल्ड करना है। 3 साल से पहले आपने कभी भी बेच दिया तो नेचर ऑफ गेन शॉर्ट टर्म माना जाएगा, और जो अमाउंट है उसको द प्रॉपर्टी जितना आपने पहले एग्जम्पशन क्लेम किया था उतना असेट की कॉस्ट में से रिड्यूस किया जाएगा, उतना असेट की कॉस्ट में से क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है 54 EC, जो अगेन इंपॉर्टेंट है, वापस से समझिए। 54 EC किसके लिए एप्लीकेबल है सर? एनी असेसी। कैसा बेटा? एनी असेसी। सर बेचना क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। सर लेना क्या है? नोटिफाइड बॉन्ड्स। लेना क्या है बेटा? नोटिफाइड बॉन्ड्स। आप 4 तरीके के कोई भी बॉन्ड ले सकते हो, NHAI, REC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, चारों में से किसी के भी बॉन्ड ले सकते हो जिसका मैच्योरिटी ईयर्स 5 ईयर होना चाहिए। जिसका मैच्योरिटी ईयर कितना होना चाहिए? 5 ईयर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको कितना एग्जम्पशन मिलेगा? अमाउंट इन्वेस्टेड, कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, मैक्सिमम अप टू 50 लाख। यस, मैक्सिमम कितना मिलेगा बोलो बेटा? 50 लाख तक का बेनिफिट आपको मिलेगा, राइट। ये बॉन्ड कब तक के परचेज करने हैं? विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर से 6 महीने के अंदर में आपको ये बॉन्ड परचेज करने हैं। यस, तो चलो 54 EC को फटाफट रिकॉल करेंगे। एनी असेसी, बेचना क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, बदले में क्या लेना है? नोटिफाइड बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स होंगे? 4, NHAI, REC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिनका रिडम्पशन पीरियड कितना होना चाहिए? 5 ईयर्स होना चाहिए, राइट। विद इन 6 मंथ्स के अंदर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अमाउंट इन्वेस्टेड, कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर का बेनिफिट मिलेगा, बट कैपिटल गेन मस्ट नॉट एक्सेड, सॉरी द एग्जम्पशन मस्ट नॉट एक्सीड 50 लाख। क्लियर है मालिक? चलो मालिक, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। बेटा थकना नहीं है, थकना अब ऑप्शन है ही नहीं तुम्हारे लिए। यस और नो? तुम CA CMA फाइनल के ऊपर बैठे हो बेटा, और अब थकने का कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, ना तुम्हारे पास ना मेरे पास, ये ऑप्शन ही खत्म है बेटा। यस और नो? क्योंकि जिस फाइनल के स्टेज पे तुम बैठे हो, कई लोगों का सपना है तुम्हारी पोजीशन पे आना। समझ में आ रहा है? उन लाखों फाउंडेशन वालों का सपना है, उन हजारों इंटर वालों का सपना है तुम जिस लेवल पे हो उस लेवल पे पहुंचने का। तो थकना है ही नहीं, बढ़ो आगे, रुकने का नहीं। फिर आता है 54F, ये थर्ड कैटेगरी ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद होगा आपको। यस और नो? चेक करो। यस सर। अब आते हैं 54F के ऊपर। 54F क्या बोलता है सर? 54F बोलता है असेसी अगर इंडिविजुअल है, HUF है, सेल करता है एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सो कम ऑन, क्या बेचना है? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। यस, कब तक? और इसके बदले में क्या एक्वायर करता है सर? 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। याद रखें 54 और 54F में 2 बड़े फर्क है। पहला बड़ा फर्क, 54 कहता है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेना है, वेयर एज 54F कहता है कुछ भी बेचो, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एंड एज अगेंस्ट दिस आपको क्या लेना है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सर कब तक के ले सकते? प्रॉपर्टी की बात है 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, कंस्ट्रक्शन के केस में 3 ईयर्स। सर कितना एग्जम्पशन मिलेगा? कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। कितना कितना वापस बोलो? कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। यानी यहाँ पे जो कैपिटल गेन होगा ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एग्जम्प्ट होगा, और यहाँ पे कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन का आपको क्या मिलेगा बेटा? एग्जम्पशन मिलेगा। यस और नो? राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 54B। अब ये अच्छा वेट 54GB भी आ सकता है, तो 54GB को भी हम लोग देख लेते हैं, राइट। 54GB को भी हम लोग देख लेते हैं। 54GB, राइट। असेट कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल, HUF, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों चलेगा। इंडिविजुअल, HUF, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट क्या चलेगा? दोनों चल जाएगा। क्या बेचना है सर? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचना है प्रायर टू 31 मार्च 2022। तो प्रायर टू 31 मार्च 2022 आपको क्या करना है सर? अपनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच देना है। जो गेन आया, इस गेन से आपको क्या लेना है? इक्विटी शेयर लेना है एलिजिबल कंपनी का। मतलब आपको क्या बेचना है? रेसिडेंशियल हाउस बेचना है। कब तक के बेचना है? 31 मार्च 2022 तक के बेच देना है। जो गेन आया इसको आपको इन्वेस्ट करना है। कहां इन्वेस्ट करना है सर? आपको इन्वेस्ट करना है इक्विटी शेयर ऑफ अ एलिजिबल कंपनी। इक्विटी शेयर ऑफ अ एलिजिबल कंपनी। नीचे आइए, एलिजिबल कंपनी मतलब क्या? एलिजिबल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, राइट, which is incorporated in India,
engaged in eligible business in which assessee holds more than 25% of the share capital or voting rights and company qualifies to be a eligible startup. तो ये एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए, एलिजिबल बिजनेस में होनी चाहिए. सर एलिजिबल बिजनेस मतलब क्या? एनी बिजनेस विच इन्वॉल्व इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, स्केलेबल बिजनेस मॉडल with or having a हाई पोटेंशियल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. यस, तो बिजनेस को क्या कहा गया है? कोई इनोवेशन वाला बिजनेस होना चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दे. एलिजिबल स्टार्टअप भी होना चाहिए. एलिजिबल स्टार्टअप 2016 से 2022 के बीच में रजिस्टर होना चाहिए. इसका जो टर्नओवर है इट शुड नॉट एक्सीड 100 करोड़ एंड इट मस्ट होल्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ MSME. राइट. इसमें जो बिजनेस होने, इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी यूज होनी चाहिए इस बिजनेस के अंदर में, ये कैसी होनी चाहिए? न्यू. मतलब ये जो एलिजिबल बिजनेस है इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए ये भी क्या होनी चाहिए? न्यू. हालांकि फॉलोइंग प्लांट एंड मशीनरी न्यू नहीं मानी जाएगी. पहला, प्लांट एंड मशीनरी has been used outside India or in India, मतलब सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी अगर आप इसे ऑफिस या गेस्ट हाउस में इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई ये ऑफिस अप्लायंसेस है, कोई ये व्हीकल है, तो ये न्यू प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानी जाएगी. याद रखिए ये वही एक्सेप्शन है जो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन में भी था. एडिशनल डेप्रिसिएशन में भी प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन यही थी, या फिर होल कॉस्ट ऑफ विच इज अलाउड एज डिडक्शन. तो 4 से 5 चीजें न्यू प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएंगी. सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस और गेस्ट हाउस, इट इज गुड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इट इज ऑफिस अप्लायंसेस, 100% कॉस्ट अलाउड एज डिडक्शन. राइट. तो ये प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएंगे. तो सर बेचना क्या है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचना है. बदले में क्या लेना है? इक्विटी शेयर लेना है एलिजिबल कंपनी के. तो सर कितना एग्जम्पशन मिलेगा? सर यहाँ पे एग्जम्पशन को भी थोड़ा सा सुधार लीजिए. कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन. क्या बेटा बोलो जल्दी से? कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन आपका क्या रहेगा? एग्जम्पशन रहेगा. राइट. चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया. फिर आता है बेटा 54B. याद होगा तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी में था. 54B क्या बोलता है? अगर एसएससी इंडिविजुअल या एचयूएफ है, अगर एसएससी इंडिविजुअल या एचयूएफ है, बेचना क्या है? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड. इसके बदले में लेना क्या है? एग्रीकल्चरल लैंड. क्योंकि देख रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बेचेंगे तो कैपिटल गेन ही नहीं आने वाला. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आपको बेचना क्या है? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचना है. बदले में क्या लेना है? एग्रीकल्चरल लैंड विद इन 2 ईयर्स. विद इन 2 ईयर्स. तब तक के पैसा क्या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रख सकते हो? बिल्कुल रख सकते हो. सर कितना एग्जम्पशन मिलेगा? अमाउंट इन्वेस्टेड, कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर. अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर. तो इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए. राइट. अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सेल करनी है, बदले में क्या करना है? एग्रीकल्चर लैंड परचेस करना है. रूरल भी चलेगा, अर्बन भी चलेगा. विद इन 2 ईयर्स अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर का क्या मिलेगा? एग्जम्पशन मिलेगा. क्लियर है. नेक्स्ट सेकेंड कैटेगरी में जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी वो थी 54G. अब आओ 54G पे चलते हैं. 54G क्या करता है? एसएससी को मोटिवेट करता है कि वो अर्बन एरिया से उठा करके अपने इंडस्ट्रियल यूनिट को शिफ्ट कर दे रूरल एरिया के अंदर में. तो अर्बन एरिया से उठाओ और रूरल एरिया के अंदर में आप क्या कर दो? शिफ्ट कर दो. राइट. तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी अर्बन एरिया में बेचो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी रूरल एरिया में परचेज करो, प्लस शिफ्टिंग एक्सपेंसेस जो है वो भी आपको अलाउड एज डिडक्शन हो जाएगा. तो एसएससी कौन होना चाहिए? कोई भी एसएससी चलेगा. नेचर ऑफ गेन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म भी चलेगा. बेचना क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो रही थी. बदले में खरीदना क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए था, प्लस शिफ्टिंग एक्सपेंसेस, ये भी आपको डिडक्शन बोल के मिल जाएगा. कब तक के? 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर और 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर. अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर का क्या मिलेगा बेटा? एग्जम्पशन मिलेगा. तो अर्बन से उठो, रूरल में जाओ. याद करने का तरीका G फॉर गांव. बोलो, अर्बन से उठो, रूरल में जाओ. अर्बन से उठो, रूरल में जाओ. याद करने का तरीका गांव. समझ में आया? नेक्स्ट सेक्शन आता है 54GA. 54GA क्या बोलता है? कहीं से भी उठो, SEZ में जाओ. अब आप अर्बन में हो, अब आप रूरल में हो, फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी बेचो, वहां पे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर लो. कहाँ पे? SEZ में. सेम बाकी कट कॉपी पेस्ट पूरा 54G. 1 ईयर बिफोर, 3 ईयर्स आफ्टर तक के कभी भी परचेस कर सकते हो. शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कैपिटल गेन कुछ भी चलेगा. और शिफ्टिंग एक्सपेंसेस का भी डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा. अमाउंट इन्वेस्टेड, कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर का क्या मिलेगा? एग्जम्पशन मिलेगा. क्लियर है मालिक? राइट. I guess only last section is pending, 54D.
ओनली लास्ट सेक्शन इज पेंडिंग 54D। 54D क्या बोलता है, मान लीजिए अगर आपकी लैंड एंड बिल्डिंग कंपल्सरीली एक्वायर हो चुकी है, लैंड एंड बिल्डिंग कंपल्सरीली एक्वायर हो चुकी है, आपको गेन आया होगा, बदले में क्या कर लो, लैंड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ले लो। सो लैंड एंड बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए थी, अगर ये कंपल्सरीली एक्वायर हो गई, बदले में आपको क्या लेना है, लैंड एंड बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है, ये बदले में आपको लेना है। सर कब तक के, विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, कैपिटल गेन अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर का आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट। आप याद रखिए, अब एक थोड़ा सा शॉर्टकट बता दूं, पूरे एग्जाम्शन के सेक्शंस में अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर का एग्जाम्शन मिलेगा। सिर्फ 54 और F और 54GB में फॉर्मूला है कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। समझ में आ रही है बात, राइट? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 54, 54EC, 54F, 54GB, 4 चीजें याद रखना। जीबी भी चौथे पार्ट पे, पहले तो 3 में ही याद रखना। क्लियर है मालिक, राइट? तो यहां आपका एग्जम्पशन सीरीज क्या होता है, खत्म होता है एज फार एज आपका कैपिटल गेन इज कंसर्न। तो आप देखिएगा हमने क्या कर दिया, हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन का पार्ट हम लोगों ने क्या कर दिया, ओवर कर दिया, राइट? यहाँ पे हमें चार्ट में एक ब्रेक लेना चाहिए और ब्रेक के बाद मैं एक और पार्ट अपलोड कर रहा हूँ जिसमें आपका फर्दर बचा हुआ कैपिटल गेन कवर होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुरंत ये चार्ट पढ़ के यहाँ तक के आप एटलीस्ट क्या करके रखे, रिविजन करके रखे, और फिर हम क्या करेंगे, इसका एक पार्ट कल तक के अपलोड कर देंगे। डन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।